दाती गुरु मंत्र में सभी मित्रों का हृदय से स्वागत है। इस राष्ट्र का नागरिक हूं, भारतीय सनातन संस्कृति से प्यार करता हूं और सनातन संस्कृति की अद्भुत धरोहर है ज्योतिष, जो आपके सामने लेके आता हूं। मेरे मित्रों और मेरे साथियों, दाती महाराज का हमेशा निवेदन ये रहा है कि यह अलौकिक विधा है। यत ब्रह्मांडी तत्पिंडे, पिंड और ब्रह्मांड का तारतम्य साधनाओं से होता है। जो जितना पहुंचता है उतनी बात आप लोगों के सामने रखता है। न ये दावा का विषय, न विवाद का विषय, न तर्क का विषय है। मैं आप लोगों के सामने दावे करने नहीं आया हूं, अपने हृदय के भाव, सनातन संस्कृति के प्रति मेरा प्रेम और मेरा अनुभव शेयर करना आया हूं। मानना और नहीं मानना ये दोनों आप पर निर्भर है। और मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं और हथेली में सरसों मैं उगाता नहीं और मैं दावे नहीं करता। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आपका रहेगा। आज जो विषय आपके सामने है वो है 23 सितंबर 2020 प्रातः 8:30 के आसपास राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। राहु और केतु इस समय, राहु मिथुन राशि में है। विद्वानों के मत के अनुसार राहु मिथुन राशि में उच्च का होता है। कुछ विद्वानों का मत यह है कि राहु वृषभ राशि में उच्च का होता है। पिछले 50-55 सालों का अनुभव रहा है और यह अनुभव मेरा अपना है, मैं दावे नहीं करता हूं। मुझे लगता है कि मिथुन राशि में ही राहु उच्च का होता है और वृषभ राशि में राहु स्वराशि गोचर होता है। तो वृषभ राशि राहु की स्वराशि है और मिथुन राशि राहु की उच्च राशि है। केतु धनु से वृश्चिक में आएगा और राहु केतु का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले आपको यह समझाना बहुत जरूरी है कि क्या है राहु केतु। बहुत अद्भुत, बहुत अलौकिक, बहुत ही रहस्यमय ग्रह हैं राहु और केतु। आपको कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शनि सम राहु और कुंज सम केतु। शनि और राहु का प्रभाव एक सा है और मंगल और केतु का प्रभाव एक सा है। और मैंने आप लोगों से कहा है कि भयभीत नहीं होना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए। भय और भ्रम मनुष्य के लिए समस्याओं का कारण रहा है। भय और भ्रम से बाहर आइए और जीवन के अनुभव के पास आइए। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। स्वीकार करिए कि मानव जीवन पर ग्रहों का प्रभाव है और न ग्रह अच्छा देते न ग्रह बुरा देते। मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह भगवान शनि का काम है। और बाकी ग्रह आपके किए गए कर्मों का आंकलन करते। इसलिए कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्रीय प्रेम और सनातन संस्कृति को अपना के देखो। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। राहु और केतु ये मानव चेतना के आसपास दोनों ग्रह ज्यादा रहता है। मनुष्य जीवन के सूक्ष्म बिंदुओं के बहुत ज्यादा निकट है राहु और केतु। इनका सीधा संबंध हमारी चेतना से है। और ये दोनों ग्रह अपना प्रभाव मानव पर बहुत अधिक डालते हैं। अध्ययन में यह भी मुझे समझ में आया कि दोनों ही आध्यात्मिक ग्रह हैं। साधना की ओर अग्रसर करते हैं, भीतर की गहराई में डूबने का अवसर देते हैं। इसलिए इन ग्रहों के बारे में अध्ययन और शोध की बहुत आवश्यकता है। विद्वानों ने राहु केतु को छाया ग्रह भी कहा है, क्योंकि आकाश में ये दोनों ग्रह बिंदु के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। जहां सूर्य और चंद्र पथ एक दूसरे से मिलते हैं, उस बिंदु विशेष को राहु केतु का छाया ग्रह कहा गया है। और
छाया का अपना एक प्रभाव है। मनुष्य की छाया हमेशा मनुष्य के साथ रहती है। ऐसे ही राहु और केतु छाया रूप में हमेशा मनुष्य की चेतना के आसपास रहते हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। यह था विद्वानों का मत। और क्योंकि हमारी उपनिषद है, हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ ऋषियों ने बहुत कुछ कहा है कहानी और कथा के रूप में, क्योंकि जो मुझे मिला है वो ऋषियों का प्रसाद है और मैंने जो अनुभव किया वो आपके सामने मैं जरूर रखूंगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह जातक के आंतरिक स्वभाव का पता चलाते हैं और इसको समझ लिया जाए तो मनुष्य अपने जीवन को गतिमान करने में सहज हो जाता है। इन ग्रहों को थोड़ा सा और गहराई से समझ लें तो अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का पूर्व अनुमान लगाकर हम अपनी समस्याओं का निजात पा सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु त्वरित फल देते हैं, अचानक फल देते हैं। अब थोड़ा सा मेरे को और सुन लीजिए। मैं जानता हूं कि जिस विषय पे मैं आने जा रहा हूं उसमें मैं आपका ज्यादा समय, लेकिन राहु और केतु को समझना जरूरी। समुद्र मंथन सब कहानी सबको पता है कि समुद्र मंथन में सिंहस्थ पुत्र राहु ने अमृत ग्रहण कर लिया। सूर्य और चंद्रमा के संकेत पर नारायण ने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। राहु ने अमृत को ग्रहण कर लिया था और अमृत कंठ तक आया और सुदर्शन चक्र से गर्दन कट गई। तो जो ऊपर का हिस्सा है, गर्दन वाला हिस्सा है, वो राहु है और नीचे वाला हिस्सा केतु है। तो जहां अमृत आ गया वो तृप्त हो गया और जहां अमृत नहीं पहुंचा उसमें तड़प हो गई। तो पिछले 50 सालों से मैंने जन्म कुंडली में एक अनुभव, एक शोध किया। वो ये देखा मैंने कि राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव से व्यक्ति हमेशा लापरवाह होता है, क्योंकि तृप्त जिसके पास अमृत हो उसकी परवाह किसकी, वो किसी की परवाह नहीं करता। और केतु जिस घर में बैठता है उस भाव की उस व्यक्ति के भीतर में तड़प होती। अब थोड़ी देर के लिए राहु लगन में विराजमान है। लगन में विराजमान, लगन मान सम्मान का, यश कीर्ति का भाव माना जाता है। यदि जातक की जन्मकुंड में किसी भी राशि में राहु वहां विराजमान है, व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसका मान करते हैं या सम्मान करते हैं। ऐसे केतु यदि लगन में आ गया, चाहे किसी भी राशि में हो, उस व्यक्ति को हमेशा अपने यश कीर्ति मान सम्मान की चिंता रहेगी। तो राहु जिस घर में बैठता है, जिस भाव में बैठता है, उस भाव के प्रति लापरवाह बनाता है या निश्चिंत बनाता है, और केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव की तड़प पैदा करता है। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। यह मेरा अनुभव जो मैंने आपके सामने रखा है। केतु, केतु ध्वजा भी बोला है। ध्वजा, ध्वजा का पताका या झंडा नहीं, यानी केतु ध्वजा का यहां अर्थ है केतु यानी परमात्मा की शक्ति का मूर्त रूप, जिसके प्रभाव से चेतना से मनुष्य सृष्टि में व्याप्त उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी शक्ति का अनुभव कर सकता है, अनुभव कर सकता है। साथियों, यदि वास्तव में राहु और केतु का थोड़ा सा आध्यात्मिक विश्लेषण किया जाए, उसके लिए बहुत जरूरी कि आपको भीतर में शिव सर्वोदय का ज्ञान हो, आपको साधना की रहस्यों का ज्ञान हो, आपको यह पता रहे कि पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व, या यदि आपको ये पता रहे ये जो 5 तत्व है और ये तत्व शरीर में कहां है, फिर 5 प्राण, 5 उपप्राण, ऐसे ही इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इनका थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, थोड़ी सी साधना में स्थिति आप अपना ले, तो जीवन में राहु और केतु आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देंगे। पिछले कई महीनों से संपूर्ण विश्व में उठापटक है। महामारी ने हाहाकार मचा रखा है। 23 सितंबर से राहु का स्वराशि वृषभ में आना, 13 सितंबर को बृहस्पति का मार्गी होना और 29 सितंबर को शनिदेव का मार्गी योग, ये संपूर्ण ग्रह योगों की गणना करें, क्योंकि
इसमें जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो आपस में नवम पंचम योग में है। और नवम पंचम योग यानी त्रिकोण का योग शकुन का संकेत दे रहा है। तो आने वाली परिस्थितियां मैदिनी ज्योतिष के अनुसार संपूर्ण विश्व में राहत मिलेगी महामारी से। यदि राष्ट्र की बात करूं तो राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर होगा। शतापक्ष गरीब के नजदीक बहुत आएगा, क्योंकि ग्रह अपना प्रभाव दिखाते हैं। भगवान शनिदेव 30 साल के बाद मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, और जब शनिदेव और बृहस्पति देव दोनों साथ आ जाएंगे तो जो जनमानस है, जो वो तबका जो बहुत पिछड़ा है, उसे आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और शतापक्ष गरीब, निर्धन, पिछड़ा वर्ग जितना भी है उनको आगे लाने में पूर्ण सहयोग करेगा। ऐसे ग्रह योगायोग संकेत दे रहे हैं। हां, शतापक्ष और विपक्ष में व्यर्थ का टकराव भी नजर आ रहा है। ध्यान रखिएगा बंधु, मैं मात्र गणनाएं आपके सामने रख रहा हूं। मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं, न मेरी राजनीति में कोई ज्यादा पकड़ है। हां, इतना जरूर कहना चाहता हूं कि संवेदनशील विषयों पर असंवेदनशील टिप्पणी, बयानबाजी बखेड़ा खड़ा कर सकती है। इसलिए भाषा पर वर्चस्व वाले लोगों को काबू रखना होगा। मैंने अपने जीवन में इन ग्रहों के आसपास रहने का प्रयास किया। साधारण सा व्यक्ति हूं, बहुत लगाव है सनातन संस्कृति से, दावे आते नहीं, हर गलती के लिए हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं इस विषय पे बहुत नजदीक से जब जाता हूं तभी कुछ बोलता हूं। जिस तरह के ग्रह योगा योग प्राकृतिक प्रकोप की संभावनाएं है, चाहे वो अग्नि हो, चाहे भूमि हो, चाहे जल हो, या भूकंप हो, ये संभावनाएं, भूकंप, भूस्खलन, ऐसी संभावनाएं है। और ये संपूर्ण विश्व में प्राकृतिक प्रकोप जो नजर आ रहा है, जो इस समय जो कोरोना नाम का जो वायरस है उससे राहत मिलेगी। लेकिन जिस तरह के ग्रह योगायोग है, भूमि में हलचल की संभावना नहीं, भूकंप और भूस्खलन की संभावनाएं हैं, अग्नि की संभावनाएं हैं, तो इस तरह के ग्रह योगायोग अभी भी नजर आ रहे हैं। और एक मेरा निवेदन जरूर है, क्योंकि बृहस्पति इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में बृहस्पति और शनि का द्विद्वादश योग है, दोबारा का योग है। धर्म पर किए गए अनर्गल बयानबाजी सांप्रदायिक सौहार्द की कमी का संकेत दे रही, इससे भी बचना चाहिए। ये मैदानी ज्योतिष था। हम राष्ट्र के नागरिक और राष्ट्र बड़ा ना कोई था, ना कोई है, ना होने की संभावना। इसलिए जब मुझे मौका मिलता है जय गौ माता, जय वंदे राम मातरम जरूर कहता हूं। अब मैं आपके सामने होरा शास्त्र को लेकर आ रहा हूं, और होरा शास्त्र के अनुसार 12 राशियों पर राहु केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर चर्चा करूंगा। तो धनु राशि वालों, राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन के बारे में आप लोगों से चर्चा कर रहा है, और ये मैं बता रहा था कि क्या है राहु और केतु, क्या प्रभाव है जीवन पर। और प्रयास ये था कि मैं आपको समझा सकूं कि आप राहु और केतु के राशि परिवर्तन से भयभीत नहीं हो, और मानव जीवन पर इन दोनों ग्रहों का कैसा प्रभाव होता है, ये सारे विचार मैंने आपके सामने रखे। अब धनुराशि वालों, राहु केतु के इस राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह 18 महीना राशि परिवर्तन में रहेंगे। 18 महीना बाद पुनः इनका राशि परिवर्तन होगा। फलादेश की चर्चा करूं उससे पहले धनुराशि वालों, ग्रह योगायोग, ग्रह युतियां क्या कह रही है। धनुराशि वालों के लिए राहु 6ठे भाव से गोचर करेगा, और 6ठा भाव रोग, ऋण और रिपु से संबंध रखता है, यानी बीमारी, कर्जा और शत्रु। राहु स्वराशि वृषभ 6ठे भाव में, स्वराशि वृषभ में 6ठे भाव से, और शनि मकर राशि दूसरे भाव में। नवम पंचम संबंध आपका इनका हो रहा है 6ठे भाव में और दूसरे भाव में। मंगल और बृहस्पति का नवम पंचम संबंध, सूर्य और राहु का नवम पंचम संबंध, और सूर्य और शनि का नवम पंचम संबंध। केतु वृश्चिक राशि द्वादश भाव से गोचर कर रहा है। केतु 12वें भाव में धनु राशि वालों के लिए वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है। जीवन की यात्रा
लगभग 55 साल हो गए हैं ज्योतिष के साथ रहते, और बहुत अवसर प्राप्त था, बहुत अवसर मिला, ऋषियों की संतों की सेवा करने का बहुत अवसर मिला, और विद्वानों की शरणागत रहने का अवसर भी मिला, और उन्हें सुना भी और समझने का प्रयास भी किया। तो मैंने देखा कि बड़े बड़े विद्वानों ने, ज्योतिषियों ने एक मत होकर यह फलादेश किया कि तीसरा भाव, छठा भाव और 11 भाव में राहु हमेशा शुभ और लाभदायक फल प्रदान करता है। 3, 6, 11 में बैठा हुआ राहु रंग से राजा बनाता है, और केतु 12वें घर में है। व्यक्ति अध्यात्म रुझान रखेगा। धनराशि वालों के लिए स्वराशि वृषभ में राहु का 6ठे भाव में और वृश्चिक राशि में केतु का भ्रमण मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। कानूनी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मसलों से आपको राहत मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मसलों में आप विजय होंगे। ऋण, रेप और शत्रु यानी कर्जे, बीमारी और शत्रु से छुटकारा मिलेगा। कर्जों से सहजता से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। कारोबार में अनुकूलता आएगी। व्यवसाय में एक नया चरण शुरू होगा। नए व्यवसायिक विस्तार का सुअवसर प्राप्त होगा और व्यवसायिक चिंताओं से छुटकारा मिलेगा। आप नौकरी में है तो आपका वर्चस्व बढ़ेगा। नौकरी में पदोन्नति और व्यवसाय में आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी। घर में खुशी का वातावरण रहेगा। अकस्मात खुशी के समाचार, अचानक घर में वाहन आ सकता है, अचानक कोई घर का सौदा हो सकता है, अचानक आप जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, अचानक मित्रों से मिलन हो सकता है, अचानक सरकार से लाभ मिल सकता है। अनावश्यक खर्चों से मुक्ति मिलेगी और पिछली समस्याओं से पीछा छूटेगा। यदि आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, समय आपके साथ है, सफलता आपको साथ देगी। आप खेल के क्षेत्र में, आप खिलाड़ी हैं तो खेल के क्षेत्र में आपका नाम होगा, आपको सफलता मिलेगी, यश और मान बढ़ेगा। धनराशि वालों, गोचर यह भी संकेत दे रहा है कि पुराने मित्रों से मिलन होगा और ये मित्र आपके लिए बहुत लाभदायक सहयोग प्राप्त करेंगे। यानी पुराने मित्रों से मिलन और मित्रों से लाभ भी है। जीवन साथी के साथ सुखद क्षणों का लाभ मिलेगा। बहुत सुंदर गोचर संकेत है। कहीं कोई तनाव नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि 12वें भाव में जिस तरह के घर योगायोग बने हैं ना, ये अद्भुत है आपके लिए। 12वें भाव में वृश्चिक राशि में केतु और 6ठे भाव में राहु है। अब इस राशि परिवर्तन में, राहु केतु की राशि में विशेष सावधानी धनराशि को क्या बरतनी? तो विवादित जमीन जायदाद के सौदों से बचना होगा। यदि आप कंस्ट्रक्शन की लाइन में है तो विवादित सौदों से आपको बचना होगा। जिन्हें आप अपने खास कहते हैं, जिन्हें आप बहुत करीबी कहते हैं, ऐसे करीबी और खास लोगों से आपको विशेष सावधान रहना होगा, अन्यथा चुना लगा सकते हैं। चाहे मित्रता हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो, तनाव नहीं हो, सावधानी बरतनी पड़ेगी और इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। अपने संबंधों में सुधार करना पड़ेगा, अपने संबंधों में नैतिकता लानी पड़ेगी। ऐसा कोई कार्य नहीं करे जो समाज और वैवाहिक मर्यादाओं के खिलाफ हो। संतान पक्ष को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। कैसे? अब संतान बड़ी हो गई और वो निर्णय ले रही है, तो कई बार हो सकता है उनका निर्णय सही हो। अपना निर्णय उन पर नहीं थोपे तो अच्छा रहेगा। सफलताएं चारों ओर आपकी है। थोड़ा सा संयम बरतना है कि अपने निर्णय नहीं सौंपे और अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना और कानून से कोई खिलवाड़ नहीं करना, ये विशेष सावधानियां हैं। अब समाधान बता रहा हूं कि यदि कहीं भी धनुराशि वालों को इन 18 महीनों में कोई प्रॉब्लम है तो उपाय क्या है? धनुराशि वालों,
हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नानों उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे गाय के देसी घी का दीपक जलाना है। नहाने से लेकर दीपक जलाने तक आपको एक मंत्र का जाप करना, और वो है ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः। बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। यह अद्भुत उपाय आपके लिए रहेगा। कहीं कोई परेशानी है तो रात को सोते समय एक मुट्ठी सौंफ पीले कपड़े में बांधकर सिरहाने रख दीजिए और सुबह उसे मंदिर में रख के आ जाइएगा, परेशानी कम आएगी। अपनों का साथ मिले, संतान सुख की प्राप्ति हो, जीवन साथी मनोनुकूल रहे, कारोबार में लाभ मिले, तो एक चांदी का चौरस टुकड़ा जिसका वजन 1 ग्राम हो, मतलब 1 तोला, सॉरी मुझे इसका 1 तोला 10 ग्राम जिसे कहते हैं, 10 ग्राम हो, चांदी का चौरस टुकड़ा 10 ग्राम का गले में धारण करें या अपनी जेब में सफेद कपड़े में लपेटकर अपने पास रखेगा। पूरे 18 महीना राहु केतु का ये राशि परिवर्तन आपको लाभ देगा। ये उत्तम उपाय है, अपना के देखें, आपको कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों का निवारण होगा। पुनः याद दिलाना चाहता हूं, भयभीत होने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा संयम जरूरी है, रिश्तों की कदर करना जरूरी है, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना जरूरी है। बाकी धनुराशि वालों, यह समय आपका अद्भुत है, सारी पिछली कसर पूरी करेगा ये और आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।